हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों यानी नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। चलिए इस वीडियो में हम कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे इस पूरे बड़े संसार में, हमारी पूरी पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ रेखाएं बनाई हुई हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। और इन लाइंस को हम ये वैसे असली में ये लाइंस नहीं है हमारी पृथ्वी पर, ये हमारी इमेजिनेशन है, हमारी कल्पना है। ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। और वास्तव में कोई हमारी ये लाइंस नहीं है, कोई रेखाएं नहीं है वास्तव में। लेकिन हम ताकि हम किसी भी स्थान का पता लगा सके, इसलिए ये बनाई गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बनाई कैसे। तो देखिए, अब हमारी पूरी पृथ्वी है, हम इसकी जानकारी ऐसे एक बार में तो हासिल नहीं कर सकते और हमारे लिए बड़ा ही कठिन है। इतने बड़े संसार में हम घूमे, इतनी बड़ी पृथ्वी पर घूमे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इसी कठिनाई को आसान बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी पूरी पृथ्वी का एक मानचित्र बनाया है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो इसी ग्लोब की सहायता से ग्लोब को बिल्कुल अर्थ जैसा बनाया गया है। जैसी हमारी पृथ्वी है वैसा ही ग्लोब बनाया गया। पृथ्वी गोल है और हमारा ग्लोब भी गोल बनाया गया है, ताकि हमें पता चल सके। और ग्लोब के ऊपर ही ये सारी रेखाएं बनाई गई हैं, ताकि हमें किसी भी स्थान का पता चल सके। चलिए आज हम इन्हीं रेखाओं को जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे हमारे दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक तो खड़ी हुई रेखाएं और एक लेटी हुई रेखाएं। जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उन्हें हम इंग्लिश में लैटिट्यूड्स कहते हैं, क्योंकि वो लेटी हुई हैं। और जो हमारी हिंदी में हम इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से दूरी को हम अक्षांश कहेंगे। और जब हम समानांतर अक्षांशों को मिलाएंगे तो एक अक्षांश वृत्त बनेगा, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी क्या है, गोला है। तो इस प्रकार से जब हम सभी समानांतर अक्षांशों को मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा और इसे हम क्या कहेंगे, अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं कहेंगे। तो ये हमारे इंग्लिश में लैटिट्यूड्स, हिंदी में अक्षांश रेखाएं। दोनों गोलार्धों में इनकी संख्या बिल्कुल बराबर होती है। गोलार्ध क्या होते हैं? गोलार्ध का अर्थ है हेमिस्फीयर्स, इंग्लिश में हेमिस्फीयर्स, हिंदी में गोलार्ध। अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, पूरा ग्लोब है ये। अब मैंने इसका केवल मानचित्र लिया, वैसे हमारी पृथ्वी बहुत ही बड़ी है। तो देखिए, अगर हम इसे पूरा जो हमारा ग्लोब है, ये जो हमारा मानचित्र है, इसे हमने दो भागों में बांट दिया और ये हमारे बीच की रेखा हो गई, यानी भूमध्य रेखा कह सकते हैं हम इसे, बीच की रेखा है, और हम इंग्लिश में इक्वेटर कह सकते हैं। अब जो ये हमारा इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, इससे जो हमारा ऊपर का आधा पृथ्वी है, ऊपर की आधी पृथ्वी है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या फिर हम हिंदी में कहेंगे उसे उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार से जो इसके नीचे का भाग है उसे इंग्लिश में हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर और हिंदी में कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारे कुल दो गोलार्ध हो गए। और इस प्रकार से जो हमारे बिल्कुल हमारी जो ऊपर एक बनेगा, जहां से हमारी जो हमारा एक्सिस है, यानी देखिए अगर हम यहाँ पर बनाएं, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी का एक्सिस है वो टेढ़ा है और इस एक्सिस का जो ये ऊपर का पार्ट है इसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और नीचे वाले भाग को यानी ईस्ट पॉइंट को हम कहेंगे साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ये दो हमारे ध्रुव हैं और दो हमारे ये मैं आपको बता चुकी हूँ गोलार्ध हैं। तो दोनों गोलार्धों में हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। कितनी होती है? ये दोनों गोलार्धों में 90-90 होती है इनकी संख्या, यानी 90 तो उत्तरी गोलार्ध में हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं और 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 90 latitudes in northern hemisphere and 90 latitudes in
साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ये जो हमारी सारी रेखाएं हैं, हमारी सारी अक्षांश रेखाएं, हमारे सारे लैटिट्यूड सभी बिल्कुल समानांतर हैं, यानी इनके बीच की दूरी बराबर है। तो अब ये क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर है तो इन्हें हम समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर, यानी हर दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी अगर हम कहें तो ये 111 किलोमीटर है। इसी प्रकार से ये भी, ये भी, ये भी, तो सारी सभी के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर है और वो है 111 किलोमीटर। तो और ये सभी पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई है और इनकी कुल संख्या 180 है। अगर हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को छोड़ दें तो दैट टोटल नंबर इज 180, दैट 180 इन नंबर, यानी ये कुल इनकी संख्या 180 है। लेकिन अगर हम इक्वेटर को छोड़ दें यानी भूमध्य रेखा को बिना मिलाए, इनकी जो संख्या है वो 180 है, अगर मिला लें तो 181। और अगर आप इनमें से जो ये हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये बिल्कुल एक पॉइंट है। जो हमारी भूमध्य रेखा है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, यानी बिगेस्ट लैटिट्यूड, इंग्लिश में बिगेस्ट लैटिट्यूड, हिंदी में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। और जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं या ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो सारे हमारे जो वृत्त हैं, अक्षांश वृत्त हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, छोटी छोटी होती जाती हैं। और यहाँ तक कि जब हम बिल्कुल ऊपर ध्रुव जो हमारा होता है बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर, बिंदु के बराबर होता है, नीचे भी हमारा बिंदु बन जाती है और ऊपर जाते जाते भी एक बिंदु बन जाती है। ऊपर की बिंदु को हम कहेंगे नॉर्थ पोल, नीचे की बिंदु को साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखने में सभी रेखाएं सीधी दिखती हैं परंतु असल में ये पूर्ण वृत्त है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बता चुकी पूर्ण वृत्त है, क्योंकि हमारा अर्थ गोल है तो ये पूर्ण वृत्त है। इसलिए भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये सूरज है तो इसकी किरणें बिल्कुल ऐसे सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो हमारे दिन और रात जो होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे। अब देखिए जो हमारी ये भूमध्य रेखा है यानी जो हमारी इक्वेटर है, इससे ऊपर जितनी भी हमारी जो वृत्त बनेंगे, जितने भी अक्षांश वृत्त बनेंगे, जितने भी लैटिट्यूड्स बनेंगे, उन सब के पीछे हम उत्तर लगाएंगे या नॉर्थ लिखेंगे या उत्तर लगाएंगे। और इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के नीचे जितने भी वृत्त रेखाएं लैटिट्यूड्स बनेंगे उन सब के पीछे हम दक्षिण या साउथ लगाएंगे। लेकिन भूमध्य रेखा के पीछे न तो हम उत्तर लगाएंगे, न दक्षिण लगाएंगे, न नॉर्थ न साउथ, हम भूमध्य रेखा को खाली 0 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए ताकि हम अपनी पृथ्वी की और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें तो इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ प्रमुख रेखाएं निर्धारित की हुई हैं, उनके नाम निर्धारित किए हुए हैं और हमारी पृथ्वी को इन्हीं रेखाओं के हिसाब से ताप कटिबंधों यानी हीट जोन्स, इंग्लिश में हीट जोन्स, हिंदी में ताप कटिबंध के उसमें विभाजित किया गया है। अब देखिए जो हमारा, मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे उत्तर वाला जो हमारा पॉइंट है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, उसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और जो हमारा दक्षिण की बिंदु है सबसे, उसे हम दक्षिणी ध्रुव या फिर सदर्न साउथ पोल कहेंगे। और जो हमारी बीच की रेखा है इसे हम विषुवत रेखा या इक्वेटर कहेंगे। अब देखिए जो हमारी ये विषुवत रेखा है, इससे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री उत्तर, इस रेखा को हम कर्क रेखा कहेंगे या इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया से भी गुजरती है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आप आइकन पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया है कि हमारी जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उनके नाम भी मैंने बताए हैं। आप आई आइकन पर क्लिक करिए और मेरी वो वीडियो देखिए तो आपको बिल्कुल पूर्ण जानकारी मिलेगी।
तो और जो ये है, जो हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और जो ये इसके ऊपर वाला हिस्सा, अब जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे बिल्कुल न ज्यादा ठंड होती है और न ज्यादा गर्मी। और जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी जो हमारा साउथ इंडिया है, उसमें हमारी बिल्कुल गर्मी होती है। ऊपर वाले में बिल्कुल टेम्परेट रहता है तापमान, बिल्कुल ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर बहुत गर्मी होती है। तो देखिए, और जो इसी प्रकार से नीचे वाली जो हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा है, यानी कि हमारी जो मकर रेखा है, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहां से और यहाँ यानी उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक लेकर जो हमारे ये बीच का जो हमारा हिस्सा बनेगा, इसे हम उष्ण कटिबंध कहेंगे। यहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल जैसे सीधी पड़ती हैं। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये सूरज है, तो यहाँ से बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, क्योंकि बीच में है ना ये पोर्शन, तो इसलिए बिल्कुल सीधी पड़ती हैं यहाँ पर सूरज की किरणें। और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और इसके गर्मी होने के कारण ही इसका नाम उष्ण कटिबंध रखा गया है, इंग्लिश में टॉरिड जोन। आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना है। मैं आपको इंग्लिश में भी बता रही हूँ, हिंदी में भी बता रही हूँ, ताकि आप दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स के एग्जाम कर सके। तो ये जो हमारा 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण तक का हमारा ताप कटिबंध यानी हीट जोन को हम टॉरिड जोन या फिर उष्ण कटिबंध कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 66.5 डिग्री उत्तर तक, 66.5 डिग्री उत्तर को हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे, यानी हम इसको हिंदी में कहेंगे आर्कटिक रेखा। तो इस आर्कटिक रेखा से और कर्क रेखा तक जो हमारा ताप कटिबंध बनेगा वो बनेगा शीतोष्ण कटिबंध। और क्योंकि ये उत्तर में है तो इसके आगे हम उत्तरी लगाएंगे, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। तो ये हमारा, और इसी प्रकार से जो हमारे दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर और 66.5 डिग्री दक्षिण तक ये हमारा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। अब जो हमारा शीतोष्ण कटिबंध होता है, यहाँ पर न तो बिल्कुल ज्यादा गर्मी होती है और न ही बिल्कुल ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ पर तापमान एक सा रहता है। और जो हमारी 66.5 डिग्री दक्षिण की रेखा है, इसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री उत्तर, यानी कि हमारा जो उत्तरी ध्रुव है वहां तक आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक रेखा से हमारा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल तक का जो हमारा ताप कटिबंध रहेगा वो रहेगा उत्तरी शीत कटिबंध। क्योंकि उत्तर में है ना, तो इसलिए हम उत्तरी लगाएंगे, उत्तरी शीत कटिबंध, या फिर इंग्लिश में नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन। और इसी प्रकार से हमारे दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 90 डिग्री दक्षिण, यानी कि अंटार्कटिक रेखा से लेकर दक्षिण ध्रुव तक जो हमारा कटिबंध रहेगा, ताप कटिबंध रहेगा, उसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे, यानी कि साउदर्न फ्रिजिड जोन कहेंगे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती, बहुत ही कम किरणें पहुंचती हैं, और यहाँ पर बिल्कुल बर्फ रहती है और बिल्कुल ठंड रहती है। यही कारण है। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि ये बिल्कुल हमारी जो सूर्य है उसके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल डायरेक्ट रेज पड़ती है। अब देखिए ये तो हमारी रेखाएं थी। अब प्रमुख रेखाएं हमारी हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा यानी या हमारी भूमध्य रेखा, या हम इंग्लिश में कह सकते इक्वेटर, और तीसरी है हमारी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रेखाएं बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं। अब यहाँ पर इन रेखाओं से जुड़े कई सवाल हैं, चलिए इन सवालों को देख लेते हैं। ये तीनों रेखाएं किन किन देशों से गुजरती हैं, तो सबसे पहले तो ये इनकी डिग्री क्या है, कर्क रेखा की डिग्री है 23.5 डिग्री उत्तर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और जो हमारी भूमध्य रेखा है उसकी डिग्री है 0 डिग्री। नहीं तो हम उसके पीछे साउथ लगाएंगे, नहीं उसके पीछे नॉर्थ लगाएंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ।
और जो हमारी मकर रेखा है इसकी डिग्री है 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि 23.5 डिग्री साउथ। चलिए देखते हैं किन किन देशों से गुजरती है। तो सबसे पहले ये हमारी ये देखिए, ये हमारी कर्क रेखा रहेगी। अब ये किन किन देशों से गुजरती है, सबसे पहले तो यह गुजरती है मैक्सिको। मैक्सिको के बाद ये गुजरती है यहाँ से, ये देखिए हमारा आएगा अल्जीरिया, यहाँ पर मारिस्तानिया, उसके बाद लीबिया, उसके बाद मिस्र, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद ये भारत, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद चीन और उसके बाद ताइवान। ये इन सब देशों से हमारी गुजरेगी। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। यहाँ पर आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा पहला तो कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो आप बता सकते हैं ये, है ना, मैंने आपको बता दिए हैं। और ये भी पूछा जाता है किन देशों से नहीं गुजरती है, तो बिल्कुल बता सकते हैं आप। ये एमसीक्यू के टाइप में भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों तरीके से याद करें। आप सिर्फ जिनसे गुजरती है वो याद कर लीजिए और जो बच जाएंगे उनसे नहीं गुजरती, तो आप बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दूसरी रेखा है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। तो ये देखिए, ये हमारा 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है। ये देखते हैं किन किन देशों से गुजरते हैं। सबसे पहले तो ये इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील, और उसके बाद ये यहाँ पर आ जाती है हमारी युगांडा, उसके बाद हमारी केन्या, उसके बाद सोमालिया और उसके बाद इंडोनेशिया। ये इन सब देशों से हमारे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजरेगी। और तीसरा है हमारी मकर रेखा। ये देखिए, ये हमारी मकर रेखा है। ये देखते हैं किन किन देशों से गुजरती है। हमारी मकर रेखा सबसे पहले तो चिली यानी चाइल से गुजरती है, उसके बाद अर्जेंटीना, पैराम्बे के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद नामीबिया, नामीबिया के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर आपका एक छोटा सा आइलैंड है। ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका के पास, ये बल्कि हमारे भारत के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा है ये हमारा मेडागास्कर रहेगा, छोटा सा ये हमारा एक आइलैंड है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अब ये सब मकर रेखा इन देशों से गुजरती है। आपने ये रेखाएं किन किन देशों से गुजरती है ये बिल्कुल याद कर लेना है। अगर आपसे इनसे जुड़े कोई भी सवाल पूछे जाएंगे तो आप इनका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो ये तो था ये किन किन देशों से गुजरती है। और इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले तो ब्राजील में से कौन सी 2 रेखाएं गुजरती हैं? ब्राजील में से 2 रेखाएं गुजरती हैं, एक तो भूमध्य रेखा और दूसरी मकर रेखा यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 2 रेखाएं ब्राजील में से गुजरती हैं। और ऐसा महाद्वीप बताओ जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेम द कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच ऑल द 3 लाइन्स पास। अब वो कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका में से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी। तो आज के लिए हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की रेखाएं होती है, अक्षांश और देशांतर। तो अगली वीडियो में हम देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे भूगोल को जानने के लिए, जीके को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।